नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे समाजशास्त्रीय चिंतक कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के बारे में। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के संबंध में लिखा है, मेरी द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल के विचारों से भिन्न ही नहीं बल्कि उसके पूर्णतया विपरीत है। हीगल के अनुसार चिंतन की प्रक्रिया, जिसे वह विचार कहते हैं, वास्तविक संसार को बनाने वाली एक स्वतंत्र सत्ता है तथा वास्तविक संसार विचारों का ही एक बाह्य तथा दृश्य स्वरूप है। इसके विपरीत मेरे लिए मानव मस्तिष्क में विचारों का जन्म भौतिक जगत के प्रतिबिंब के रूप में होता है, जो बाद में एक विचारधारा के रूप में बदल जाते हैं। इस प्रकार मार्क्स ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में लिखा है, हीगल के लेखों में द्वंद्ववाद अपने सिर के बल खड़ा हुआ है, जबकि मैंने उसे अपने पैरों के बल खड़ा कर दिया। यदि आप हीगल के रहस्यवादी खोल में से उसके तार्किक सार की खोज करना चाहते हैं तो आपको उसे सीधा खड़ा करके देखना होगा। मार्क्स ने अपने इस सिद्धांत को भौतिक आधार पर स्पष्ट करने के लिए यह तर्क दिया कि पदार्थ अथवा भौतिक शक्तियाँ ही एक ऐसी वास्तविकता है जिसका एक मूर्त और वस्तुनिष्ठ रूप होता है। पदार्थ की प्रकृति के अनुसार ही हमारी चेतना और विचारों का निर्माण होता है। इस प्रकार जगत में परस्पर विरोधी शक्तियों के प्रभाव को पदार्थ के आधार पर ही समझा जा सकता है, विचारों के आधार पर नहीं। भौतिक पदार्थों का रूप एक जैसा नहीं रहता बल्कि उनमें सदैव परिवर्तन होता रहता है और यह परिवर्तन भौतिक पदार्थों में ही विद्यमान अनेक आंतरिक विरोधों के कारण होता है। मार्क्स ने स्पष्ट किया कि हमारे भौतिक जगत में वाद प्रतिवाद और समन्वय की प्रक्रिया सदैव चलती रहती है, जिसके फलस्वरूप नई दशाएं उत्पन्न होती रहती हैं। इस प्रकार मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्पष्ट किया। अब हम चर्चा करते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताओं के बारे में, जिसमें सबसे पहले द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पदार्थ को प्रमुख मानता है। हीगल के द्वंद्ववाद में जहाँ बाहरी जगत को विचारों का प्रतिबिंब माना गया है, वहीं मार्क्स ने पदार्थ को प्रमुख मानते हुए यह बताया कि भौतिक जगत के अनुसार ही विचारों का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक घटना का आधार भौतिक जगत है। विचारों को उन पदार्थों से अलग करके नहीं समझा जा सकता जो दृश्य, वास्तविक तथा प्रयोग सिद्ध होते हैं। दूसरा है, प्रकृति के सभी तत्व परस्पर संबंधित होते हैं। मार्क्स के अनुसार प्रकृति के अंदर विभिन्न पदार्थों तथा घटनाओं का समावेश होता है, लेकिन सभी पदार्थ और घटनाएं एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र नहीं होती। उनके बीच परस्पर संबंध और पारस्परिक निर्भरता होती है। यदि हम किसी घटना के कारण और परिणामों को समझना चाहें तो उन्हें एक दूसरे से पृथक करके नहीं समझ सकते, क्योंकि प्रत्येक घटना एक सुसंबद्ध संपूर्णता का अंग होती है एवं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तीसरी विशेषता है, प्रकृति में गतिशीलता तथा परिवर्तनशीलता होती है। मार्क्स का विचार है कि प्रकृति के प्रत्येक अंग में सदैव गतिशीलता और परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है। यह गतिशीलता और परिवर्तनशीलता भौतिक पदार्थों की आंतरिक विशेषताओं के कारण होती है। दूसरे शब्दों में पदार्थ की प्रकृति निष्क्रिय न होकर सक्रिय होती है। भौतिक पदार्थों में निहित आंतरिक विरोध के कारण जब उनमें परिवर्तन होता है तो इसी के परिवर्तन और विकास की दशा उत्पन्न हो जाती है। चौथी विशेषता है, पदार्थ में होने वाले परिमाणात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। हीगल ने अपनी तात्विक विवेचना में यह बताया था कि विचारों में होने वाले द्वंद्व से समाज में धीरे धीरे गुणात्मक परिवर्तन पैदा होते हैं। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इस मान्यता पर आधारित है कि विकास की प्रक्रिया पदार्थों की संख्यात्मक वृद्धि से उत्पन्न होती है, जिसमें आकस्मिक रूप से गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है।
इस कथन के द्वारा मार्क्स ने दो तथ्यों पर बल दिया। पहला यह है कि पदार्थों में होने वाला परिवर्तन केवल परिमाणात्मक ही नहीं होता, बल्कि पदार्थों के गुण में भी परिवर्तन होता रहता है। और दूसरा यह है कि ऐसे परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होते, बल्कि आकस्मिक रूप से और तीव्र गति से होते हैं। इसका उदाहरण दिया है, यदि एक बर्तन में पानी भरकर उसे आग पर रख दिया जाए तो काफ़ी समय तक पानी पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन एक विशेष तापक्रम से आगे बढ़ने पर एकाएक खौलने लगता है। इसी प्रकार तापमान बहुत कम होने पर कुछ समय तक पानी अपने मूल रूप में रहता है, लेकिन तापक्रम शून्य से भी कम हो जाने पर पानी बर्फ़ के रूप में बदल जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि भौतिक पदार्थों अथवा घटनाओं में होने वाला परिमाणात्मक परिवर्तन एक विशेष दशा पर पहुंच जाने के बाद गुणात्मक परिवर्तन में बदल जाता है। यह एक विस्फोटक अथवा क्रांतिकारी स्थिति होती है जिसमें सब कुछ बदला हुआ दिखाई देने लगता है। अगली विशेषता है, प्रकृति तथा मानव समाज के प्रत्येक भाग में अंतर्विरोध निहित होते हैं। मार्क्स ने यह बताया कि प्राकृतिक घटनाओं के समान मानव समाज के विभिन्न पक्षों में भी परिवर्तन, विकास और विनाश के तत्व छिपे होते हैं। इन्हीं अंतर्विरोधों के कारण आरंभ में परिवर्तन संख्यात्मक रूप में होता है, लेकिन एक निश्चित बिंदु पर पहुंच जाने के बाद एकाएक गुणात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। नेक्स्ट विशेषता है, परिवर्तन में विकास की दिशा नीचे से ऊपर की ओर होती है। मार्क्स की द्वंद्वात्मक प्रणाली यह स्पष्ट करती है कि पदार्थ में विकास की प्रक्रिया का रूप चक्रीय नहीं होता। यह परिवर्तन इस तरह नहीं होता कि जो कुछ पहले घटित हो चुका है उसी की बाद में पुनरावृत्ति हो, बल्कि यह आगे की ओर अथवा ऊपर की ओर होने वाला परिवर्तन होता है। मार्क्स ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्येक आगामी परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन से पहले की तुलना में अधिक अच्छा होता है, यद्यपि अपने अंतर्विरोधों के कारण कोई भी विशेष दशा स्थायी नहीं होती। नेक्स्ट विशेषता है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक सार्वभौमिक घटना है। मार्क्स ने स्पष्ट किया कि कोई समाज अपनी संरचना और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चाहे कितने ही अच्छे ढंग से कार्य करे, उसमें अशांति और क्रांति का होना तब तक अनिवार्य है जब तक समाज का वर्ग विभाजन पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए। इस प्रकार स्पष्ट है कि समाज तथा इतिहास की व्याख्या करने में मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली को आधारभूत मानते हुए यह निष्कर्ष दिया कि भौतिक शक्तियों के बीच होने वाला द्वंद्व ही संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन और विकास का वास्तविक आधार है। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन किया। अब हम चर्चा करते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के उद्देश्य तथा महत्व पर, और इसमें सबसे पहला बिंदु है समाजवाद की अनिवार्यता। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य मार्क्स द्वारा यह स्पष्ट करना था कि पूंजीवादी व्यवस्था में निहित विभिन्न दोषों के कारण इसका भी उसी प्रकार अंत हो जाएगा जिस प्रकार अतीत में दासों का शोषण करने वाले मालिकों और सामंतवादी व्यवस्था का अंत हो गया। इसके फलस्वरूप समाजवादी व्यवस्था की स्थापना होना एक अनिवार्य घटना है, जिसमें सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर सर्वहारा वर्ग का अधिकार होगा। दूसरा है परिवर्तन की अनिवार्यता। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के द्वारा मार्क्स ने इस तथ्य को भी स्पष्ट किया कि परिवर्तन होना समाज का एक अनिवार्य नियम है, क्योंकि मार्क्स यह स्पष्ट करना चाहते थे कि श्रमिकों को अपने वर्तमान शोषण से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। भौतिक दशाओं के बीच होने वाला द्वंद्व वर्ग रहित समाज के रूप में एक नए समन्वय को स्थापित करता है, और यह समन्वय पहले की सभी दशाओं से उच्च स्तर का होगा, जिसमें सर्वहारा वर्ग का कोई शोषण नहीं होगा। नेक्स्ट है वर्ग संघर्ष की अनिवार्यता। अनेक जो विद्वान हैं उन्होंने कहा कि जहाँ संघर्ष को एक असहयोगी प्रक्रिया है और इसे सामाजिक प्रगति में बाधक माना है, वहीं मार्क्स ने अपनी द्वंद्वात्मक प्रणाली के आधार पर वर्ग संघर्ष को एक आवश्यक और उपयोगी दशा के रूप में स्वीकार किया। मार्क्स का विश्वास था कि कोई सिद्धांत तभी व्यवहारिक बन सकता है जब वह जनसाधारण की आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान दे। ऐतिहासिक आधार पर विभिन्न युगों की आर्थिक व्याख्या के द्वारा मार्क्स ने स्पष्ट किया कि दुनिया का संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। प्रत्येक युग में होने वाले संघर्ष से समाज पहले की तुलना में अधिक अच्छा बना है,
पूंजीवादी व्यवस्था के दोषों के कारण इस व्यवस्था में भी वर्ग संघर्ष इसीलिए अनिवार्य है क्योंकि इसी के द्वारा सर्वहारा वर्ग के हितों की रक्षा हो सकती है। नेक्स्ट बिंदु है क्रांति का औचित्य। इस सिद्धांत के द्वारा मार्क्स यह भी बताना चाहते थे कि भौतिक पदार्थों में होने वाले परिमाणात्मक परिवर्तन एक निश्चित बिंदु के बाद समाज में अनेक गुणात्मक परिवर्तन एकाएक और आकस्मिक रूप से उत्पन्न करते हैं। इस नियम के आधार पर पूंजीपतियों द्वारा परिमाणात्मक रूप से श्रमिकों का जो शोषण किया जाता है उसके फलस्वरूप गुणात्मक परिवर्तन के रूप में सर्वहारा वर्ग द्वारा क्रांति का होना आवश्यक मानते हैं। यह क्रांति उचित है क्योंकि लक्ष्य को पाने के लिए कोई भी साधन बुरा नहीं होता। क्रांति के द्वारा ही समाज से धनी और निर्धन का भेद समाप्त हो सकता है और इसी की सहायता से एक वर्ग रहित समाज की स्थापना की जा सकती है। नेक्स्ट है श्रमिकों को संगठित होने की प्रेरणा। मार्क्स के इस सिद्धांत का एक व्यवहारिक महत्व श्रमिकों में बढ़ती हुई अलगाववादी प्रवृत्ति को रोकने से संबंधित है। मार्क्स का उद्देश्य श्रमिकों को यह संदेश देना था कि अपने शोषण से उन्हें निराश होने अथवा शोषण को अपना भाग्य मानकर पूंजीवादी व्यवस्था में अपने आप को असहाय समझ लेना उचित नहीं है। सर्वहारा वर्ग संगठित होकर प्रतिवादी दशा के रूप में जब इस व्यवस्था का विरोध करेगा तो धीरे धीरे संपूर्ण सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर उसी का अधिकार हो जाएगा। इस दशा को मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद कहकर श्रमिकों में एक नई आशा का संचार किया तथा उन्हें संगठित होकर शोषण का विरोध करने की प्रेरणा दी। नेक्स्ट बिंदु है पूंजीपतियों को चेतावनी। प्रत्यक्ष रूप से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के द्वारा मार्क्स का उद्देश्य पूंजीपतियों को श्रमिकों के शोषण के विरुद्ध कोई चेतावनी देना अथवा उनकी कार्यशैली में किसी तरह का सुधार लाना नहीं था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह सिद्धांत पूंजीपतियों के लिए एक चेतावनी बन गया। और इस संबंध में तीमासेफ ने लिखा है, मार्क्स के सुसंबद्ध और तार्किक विचारों से इंग्लैंड के उद्योगपति यह अनुभव करने लगे कि श्रम कल्याण की ऐसी व्यवहारिक योजनाएं लागू की जाएं जो श्रमिकों के असंतोष को रोककर उनके लिए रक्षा कवच का कार्य कर सके। इसी के फलस्वरूप सर्वहारा वर्ग के पहले लक्ष्य इंग्लैंड में सर्वहारा वर्ग की कोई क्रांति नहीं हो सकी। स्पष्ट है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत ने पूंजीपतियों के लिए एक चेतावनी का कोई कार्य किया और इसी के फलस्वरूप अनेक देशों में पूंजीपतियों ने स्वयं ही श्रमिकों की दशा में सुधार करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने अपना सिद्धांत जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उस सिद्धांत की विभिन्न विशेषताएं, उसके उद्देश्य और उसके महत्व पर प्रकाश डाला। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।